हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनिशिएंट हिस्ट्री का अपना अगला वीडियो। तो हमने एनिशिएंट हिस्ट्री में पढ़ लिया था उत्तर वैदिक काल के बाद। अब हमें पढ़ना है उत्तर वैदिक काल के बाद हमने पढ़ा था महाजनपद, और महाजनपद में हमने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा था। और 16 महाजनपद में कौन सबसे आगे रहता है और किसका साम्राज्य आगे हमें पढ़ने मिलेगा। तो मगध साम्राज्य के बारे में हम लोग देखेंगे कि 16 महाजनपद में सबसे आगे मगध साम्राज्य निकलता है और उसी का साम्राज्य आगे बढ़ता है। तो हमने 16 महाजनपद के बारे में पढ़ा हुआ है। अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके आप लोग प्लेलिस्ट में जाके एनिशिएंट हिस्ट्री वाला प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे 16 महाजनपद मिल जाएगा, और भी एनिशिएंट हिस्ट्री से संबंधित वीडियोज आपको मिल जाएंगे जो कि अपलोडेड हैं, क्योंकि हिस्ट्री को क्रमवाइज समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष कैसे होता है, कैसे 16 महाजनपदों में मगध ही सबसे आगे निकलता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, मगध का उत्कर्ष। 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। मगध का संस्थापक बृहदत्त था। तो 16 महाजनपद जो थे, काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मलचेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, अवंती, अस्मक, गंधार। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन शक्तिशाली निकला? मगध। और इसके संस्थापक थे बृहद्रथ। बृहद्रथ इसके संस्थापक थे, और वो 3 कारण रहे जिसके चलते मगध साम्राज्य सबसे आगे निकला। तो 3 कारण थे: भौगोलिक, राजनीतिक और आर्थिक। राजनीतिक, भौगोलिक। आर्थिक कारण में हमने पढ़ा था कि उत्तर वैदिक काल के टाइम में के बाद लोहे का आविष्कार हुआ, लोहे की खोज हुई, और लोहे की खोज के बाद क्या होता है कि आर्थिक स्थिति मजबूत होती चली जाती है। और मगध में भी यही कारण रहा, आर्थिक कारण, लोहे की खोज हो गई थी और आर्थिक कारण स्थिति मजबूत थी। राजनीतिक कारण भी बहुत रहे जिससे मगध अब आगे बढ़ता है, और भौगोलिक कारण भी रहे। ये मगध जो है वो 3 नदियों के संगम पे बना था, गंगा, सोन और गंडक। 3 नदियों के संगम पे मगध साम्राज्य बसा हुआ था। यहाँ से गंडक, सोन और गंगा नदी के संगम पे मगध साम्राज्य बसा हुआ था, जिसके चलते इसे बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे थे। तो मगध साम्राज्य का आगे बढ़ने का कारण रहा राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक। 3 कारण रहे जिससे मगध साम्राज्य 16 महाजनपदों को परास्त करते हुए आगे बढ़ता है। अब हम लोग देखेंगे वंशों का क्रम, कौन कौन से वंश आए, जो कि सीरियल वाइज हम पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में सीरियल से भी पूछ लेता है कि कौन वंश पहले आया था। तो सबसे पहले मगध साम्राज्य में हर्यक वंश आता है। हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश और मौर्य वंश। तो आज हम लोग हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश पढ़ेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है और डिटेल्स में पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि हर्यक वंश। मगध साम्राज्य का जब साम्राज्य फैलता है तो हर्यक वंश सबसे पहले, हर्यक वंश का नाम आता है। मगध का प्रथम वंश था, मगध का प्रथम वंश था हर्यक वंश, और इसे पितृहंता वंश के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि पुत्र पिता की हत्या करके गद्दी संभालता है। तो मगध का प्रथम वंश था और पितृहंता वंश के रूप में प्रसिद्ध था। संस्थापक था बिंबिसार। एक था बिंदुसार और एक है बिंबिसार। तो बिंदुसार और बिंबिसार में हमें कंफ्यूजन नहीं करना। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, जो कि 544 बीसी में स्थापना करता है मगध साम्राज्य की, और राजधानी राजगृह को बनाता है। मगध साम्राज्य का संस्थापक था बिंबिसार, 544 बीसी में स्थापना करता है और राजधानी बनाता है राजगृह को। और यहाँ पे हम राजवैद्य देखेंगे। जीवक एक बहुत ही फेमस राजवैद्य था, जो कि बुध और अवंती के राजा प्रद्योत की सेवा की थी, जिसने जीवक ने बुध और गौतम बुद्ध और अवंती के राजा प्रद्योत की सेवा की थी। जीवक ने, जो कि बिंबिसार के राज दरबार का वैद्य था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की
ये जो राजा था बिंबिसार, उसने एक ऐसी प्रथा चलाई कि युद्ध करके साम्राज्य को ना बढ़ाया जाए बल्कि विवाह करके साम्राज्य को बढ़ाया जाए। तो इसने विवाह करके अपने साम्राज्य को फैलाया। तो ऐसा पहला शासक बिंबिसार ही था जिसने विवाह की विधि से साम्राज्य विस्तार किया। तो इसने 3 शादियां की थी। महाकौशल जो कि कौशल नरेश की पुत्री थी, चेलना जो कि वैशाली नरेश की पुत्री थी, और क्षेमा जो कि भद्रा नरेश की पुत्री थी। तो इन तीनों से शादी कर विवाह करने के बाद बिंबिसार को इसका यहाँ का राज्य स्वतः ही मिल जाता है। तो बिंबिसार एक ऐसे शासक के रूप में जाना जाता है जिसने विवाह करके साम्राज्य को बढ़ाया था। और इसके राज दरबार में जीवक नामक राजवैद्य हुआ करता था जो कि बहुत ही फेमस था। और उसके बाद बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, जिसको कुनिक कहा जाता है, और पिता की हत्या की इसने 492 बीसी में और शासक बन बैठा। तो बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था जिसका नाम कुनिक था। इसने अपने पिता की हत्या करके शासन की बागडोर संभाल ली तथा वैशाली तथा काशी को जीता। और इसने वैशाली और काशी को जीत लिया युद्ध के द्वारा। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन। और बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण होता है तो बुद्ध का जो हम लोग बौद्ध संगीति में पढ़ेंगे तो उस वक्त में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन अजातशत्रु के टाइम में ही होता है। फिर अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, जिसे उदयन भी कहा जाता है, और इसने अजातशत्रु की हत्या कर दी। अजातशत्रु ने बिंबिसार अपने पिता की, और उदयन जो है अजातशत्रु का पुत्र था, इसने अपने पिता की हत्या कर दी, और उदयन भी इसका नाम था। पिता की हत्या कर गद्दी प्राप्त की। गंगा गंडक सोन के संगम पर पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना करता है ये, और राजधानी बनाता है पाटलिपुत्रा नगर की। मगध का साम्राज्य पाटलिपुत्रा, मगध के साम्राज्य में इसने गंगा सोन गंडक नदी के उद्गम पर पाटलिपुत्रा की स्थापना की, जो अभी पटना के नाम से जाना जाता है, और इसे राजधानी बनाया उदयन ने। क्योंकि पिता को मार के ये लोग गद्दी को संभालते हैं, इसलिए इसे पितृहंता वंश के रूप में भी जाना जाता है, हर्यक वंश को। उसके बाद हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश, जिसकी स्थापना शिशुनाग के द्वारा की गई थी। राजधानी इसने वैशाली, पाटलिपुत्रा से राजधानी बदल के शिशुनाग ने वैशाली कर दिया। शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिलाया, और शिशुनाग ने अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। कालाशोक किसका पुत्र था? कालाशोक, उसने राजधानी को पुनः पाटलिपुत्रा कर दिया। और कालाशोक जो था शिशुनाग का पुत्र, उसने राजधानी को फिर से पाटलिपुत्रा कर दी। जिसको उदयन ने बनाया था उसको फिर से कालाशोक ने पाटलिपुत्रा कर दिया। कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन, और अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन होता है, और कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन होता है। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन आते कि प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन अजातशत्रु के टाइम में हुआ था, और द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कालाशोक के टाइम में हुआ था। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। तो ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जिन्हें हमें याद रखना है, और क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद। नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद, भारत का प्रथम शासक जिसने एकराट की उपाधि धारण की। और नंद वंश का जो संस्थापक था महापद्म नंद, वह भारत का प्रथम शासक था जिसको एकराट की उपाधि मिलती है, एकराट की उपाधि। पुराणों में परशुराम का दूसरा अवतार, और इसे पुराणों में महापद्म नंद को पुराणों में परशुराम का दूसरा अवतार भी बताया गया है। कलिंग विजय की, और महापद्म नंद ने कलिंग विजय की थी, और वहां से जैन जिनसेन की मूर्ति को मगध लाया था। और जैन जिनसेन नामक मूर्ति को वह मगध लाता है, कलिंग से मगध लाता है। कलिंग में एक नहर खुदवाई, और महापद्म नंद ने कलिंग में एक नहर भी खुदवाई थी। और इसके प्रमाण हमें मिलते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि खारवेल राजा के समय में बनाया गया था, और उसी से हमें एक नहर की सूचना प्राप्त होती है जो कि महापद्म नंद ने खुदवाई थी। अंतिम शासक था धनानंद, और नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। इसी को पराजय करके मौर्य वंश आगे बढ़ेगा। और सिकंदर अंतिम शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कैसे कैसे धनानंद को पराजय किया जाता है। और धनानंद के ही दरबार में हमें चाणक्य के बारे में पता चलेगा। तो अंतिम शासक था धनानंद, और सिकंदर का आक्रमण 320 बीसी में इसी टाइम में होता है जब धनानंद शासक था। अंतिम शासक 320 बीसी में सिकंदर बाहर से यहाँ पे हमला करेगा मगध साम्राज्य पे। और नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक रहेगा मौर्य वंश।
तो 4 वंश हमें मगध में पढ़ने हैं। 4 वंश हमारा है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। तो हर्यक वंश से इम्पोर्टेंट जहां से टॉपिक था वो मैंने पढ़ा दिया आप लोग को, और इससे शिशुनाग वंश से और नंद वंश से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उसको मैंने पढ़ा दिया। अब मौर्य वंश को हम लोग एक डिटेल्स वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि मौर्य वंश में हमें ढेर सारी चीजें पढ़नी है। तो ये एनिशिएंट हिस्ट्री का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट मेन पार्ट था, जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से भी आते रहते हैं अक्सर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसी तरह से वीडियोस देखते रहिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। तो वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। टेक केयर, सी यू, बाय बाय।